गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा लास्ट क्लास में अपना टॉपिक शुरू किया था डीएनए रेप्लिकेशन और हमने उस टॉपिक के बारे में बातें कर ली थी। व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। आपने कहा था डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। फिर आपने ये भी कहा था उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए डीएनटीपीज। उसकी फुल फॉर्म थी बेटा जी डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आपने कहा था सर ये जो डीएनटीपीज होती हैं इनके डुअल रोल होते हैं। पहला रोल होता है दे एक्ट एज ए सबस्ट्रेट एंड सेकंड रोल होता है बेटा जी दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन। ये बातें हो गई थी। फिर आपने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि सर हेलिकेज चाहिए हमें यहाँ पे, टॉपोआइसोमरेज चाहिए जिसी का दूसरा नाम था बेटा गायरेज। फिर आपने कहा था सर हमें यहाँ पे चाहिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, हमें यहाँ पे चाहिए आरएनए प्राइमेज जो ये आरएनए के प्राइमर को बनाएगा, और हमारा मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम जो होगा उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब जरा हेडिंग डालिए बेटा जी टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन द प्रोकैरियोटिक सेल। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम जो भी सेंट्रल डॉग्मा आपको समझा रहे हैं यानी कि मैं आपको रेप्लिकेशन समझा रहा हूं, मैं आपको बेटा जी यहाँ पे समझाऊंगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, मैं आपको बता दूं ये सब कुछ बेटा जी हम प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे, हम यूकैरियोटिक सेल में नहीं पढ़ते। हम यूकैरियोटिक सेल का एक हल्का सा बस थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि उसमें कुछ चीजें अलग होती है, बट मैं बता दूं जो आपके सिलेबस में और जो हम चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल का पढ़ेंगे, कुछ भी यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रखो, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सब प्रोकैरियोटिक सेल की बातें कर रहा हूँ। तो आप हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन द प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए अब उसके टाइप की बातें कर लेते हैं। आप एक कहोगे सर यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, जो मेन पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक प्रकार का नहीं होता, वो अलग अलग टाइप का होता है। वो कितने टाइप का होता है बेटा? 3 टाइप का होता है। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे इसके बेटा जी ये कितने टाइप का होता है? यहाँ पे 3 टाइप का होता है। मैं तेरा नाम लिख देता हूँ उनके बेटा जी यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ऐसे में यहां लिख रहा हूं बेटा जी डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ऐसे में लिख दे बेटा यहां पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। सर ये कैसे अलग अलग हैं, ये 3 एंजाइम क्या अलग अलग काम करते हैं, मेन हमारा कौन सा एंजाइम है उनके बारे में बातें करते हैं। जरा हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है बेटा जी इन तीनों के पास पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है, मतलब ये तीनों एंजाइम डीएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तीनों एंजाइम के पास कैपेसिटी है कि वो डीएनए बना सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज हो सकते हैं। तीनों के पास प्रॉपर्टी है, पर जब भी वो डीएनए बनाएंगे तो किस डायरेक्शन में बनाएंगे हम उनकी बातें करते हैं। पहले यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बेटा जी यहाँ पे पोलरिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कि वो किस साइड में डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। तो आप लिख सकते हो बेटा जी, मैंने आपको बार बार बातें बताई है, डीएनए जब भी बनेगा चाहे आरएनए बनेगा, जब भी न्यूक्लिक एसिड बनेगा, बनने का एक ही डायरेक्शन होता है, वो होता है बेटा 5' to 3'। तो तीनों की वही सेम चीजें हैं। तो हमने लिखा बेटा जी 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3'। आप चाहो तो अपने नोटबुक में क्वेश्चन बना के लिख सकते हो व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन और व्हाई द न्यूक्लिक एसिड गेट सिंथेसाइज्ड ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। क्वेश्चन लिख सकते हो बेटा अपनी नोटबुक में आप व्हाई न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस दैट इज डीएनए एंड आरएनए टेक प्लेस इन 5' to 3'। तो उसका आपको आंसर मैंने बताया बेटा बिकॉज एट द थर्ड एंड OH group is present that behave as a nucleophile and attack on the 5th carbon of the next nucleotide. In this way, the third end is the growing end. ये third end क्या है बेटा? growing end। दोबारा बात को बोल रहा हूँ, जो आपने कहा था शुगर जो है उसके 5 पे फॉस्फेट लगा है और थर्ड पे जो OH है बेटा जी वो अगले वाले 5 पे अटैक करता है और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। सोचिएगा इसके थर्ड वाले ने अगले 5 पे अगर अटैक कर दिया तो यहाँ बॉन्ड बन जाता है 3' 5' फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, तो अगले वाले का 3' बैठा हुआ है बेटा जी, वो फिर अगले पर अटैक करेगा। तो हमेशा जो ग्रोइंग एंड है बेटा वो कौन सा है यहाँ पे? थर्ड एंड है। तो यही आगे बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा पीछे कौन रहेगा? 5 रहेगा। तो मैं कहूंगा बनने की डायरेक्शन क्या है बेटा? 5' to 3' में वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा।
ना पॉइंट आता है सर अगर तीनों ही ये काम कर सकते हैं फिर तीनों अलग अलग कैसे, तो मैं कहूंगा तीनों की स्पीड का डिफरेंस है। ये स्पीड वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ गाड़ी तो है नहीं कि सर किस स्पीड से भगा रहे हो आप, यहाँ बातें हैं इनकी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी की स्पीड क्या है, मतलब ये किस स्पीड से डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, ये कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं पर मिनट पर सेकंड वॉट एवर, तो वो स्पीड क्या है, तो हम उस स्पीड की बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं बेटा जी ये है यहाँ पे 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट, एक मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है, मतलब उसकी ये स्पीड है डीएनए को बनाने की। इसकी बहुत कम है बेटा, जो इसकी मात्रा कितनी है यहाँ पे 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट। इस जनाब की है बेटा जी यहाँ पे 2000 पर सेकेंड। पॉइंट बी नोटेड, मैंने इन दोनों का बेटा जी मिनट मिनट बोला है यहाँ पे, जब इसकी 2000 पर सेकेंड की स्पीड से बेटा जी ये सिंथेसाइज करता है डीएनए को बेटा, मतलब उसका फास्टेस्ट एंजाइम अगर कोई है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज। मैंने फास्टेस्ट किस वर्ड में बोला कि भाई 3 डीएनए पॉलीमरेज है, उनमें सबसे ज्यादा स्पीड से अगर कोई काम करता है, सबसे क्विकली अगर डीएनए को कोई बनाता है तो कौन बनाता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। तो मैं कहूँ यही हमारा मेन पॉलीमरेज एंजाइम होगा। ठीक है, अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी। अब मैं वर्ड बोलता हूं बेटा जी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिएगा क्या है, जरा वर्ड को समझो। सर ये हमारा डीएनए है ATGC ATGC, ये सर उसका 5' है, ये उसका 3' है। ठीक है, ये एक डीएनए की टेम्पलेट है सर, मतलब इसके ऊपर डीएनए बन रहा है, इस पे डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। मैं कहूंगा डीएनए की वो स्ट्रैंड जिस पे डीएनए सिंथेसाइज होता है, हम कहते हैं स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट। दोबारा वर्ड को सुनना, डीएनए की वो स्ट्रैंड जिस पे डीएनए सिंथेसाइज होता है उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट। तो आपने अभी कहा डीएनए बनने की डायरेक्शन क्या होगा 5' to 3', तो कहां से शुरू होगा बेटा यहाँ पे 3rd एंड से शुरू होगा, तो मैंने कहा यहां से डीएनए बनना शुरू होगा। अब जरा सोच के देखिएगा एक बार जरा बात को, लॉजिक समझना है यहाँ पे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में सपोज कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए इस G के सामने क्या ऐड, C के सामने क्या ऐड करेगा बेटा G को, G के सामने C को, T के सामने A को, तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन क्या है 5' है, और ये जो ग्रोइंग एंड है वो क्या है बेटा यहाँ पे 3rd एंड है, तो डायरेक्शन बनने का क्या होगा 5' to 3' हो गया। यहां तक लॉजिक है। अब इस वर्ड को जरा समझ के देखो, एक्सोन्यूक्लियेज। आपने कहा न्यूक्लियेज, ऐसा कोई भी एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करेगा, या मैं कहूंगा ऐसा एंजाइम जो डीएनए को कट करेगा, वो क्या कहलाएगा बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस। डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, तो मैं कहूंगा ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डिग्रेड करता है उसका नाम क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस। अब मैंने आगे वर्ड लगाया बेटा यहाँ पे एक्सो। एक्सो का मतलब होता है कॉर्नर, जैसे आपने वर्ड सुने एक्सो एंडो, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, सुने ना बेटे वर्ड, तो वैसे मैंने बोला एक्सोन्यूक्लियस मतलब ये डीएनए को कट तो करता है बट कट करता है फ्रॉम द कॉर्नर। मैंने कहा एक्सोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब है जो डीएनए को कट करे वो कौन है यहाँ पे न्यूक्लियस। आपने कहा न्यूक्लियस को सॉरी ये डीएनए को कहां से कट करेगा, बीच से कहीं से काटेगा या साइडों से काटना शुरू करेगा उसको। मैंने कहा भाई ये साइडों से काटना शुरू करेगा, तो मैंने उसका नाम रखा बच्चा यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस। आई होप पर्सन में आ गया होगा आपको। चलिएगा अब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 3' to 5'। अब इस वर्ड को समझो, काटने के 2 कॉर्नर है सर, वो इस साइड से काटेगा कि इस साइड से काटेगा। मैं कहूं जब भी वो काटेगा उसका काटने का डायरेक्शन होगा 3' to 5', मतलब वो 3rd एंड से शुरू करेगा काटना और एक एक बेस पेयर को काट काट के अलग कर सकता है। ये उसकी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है उसको जरा समझना, मैं लिख देता हूं फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। मतलब भाई डीएनए सर ये इस स्पीड से सिंथेसाइज कर रहा है तो देयर इज अ चांस ऑफ द एरर। चलो 2000 बेस पेयर 2000 न्यूक्लियोटाइड को एक सेकंड में ऐड करता है, तो ये भी तो हो सकता है उससे गलती हो जाए, उससे गलती हो जाए। अब गलती हो गई तो आप एक ऑप्शन नया जो डीएनए बनाया उसमें बेस पेयर आपने चेंज कर दिया, और अगर बेस पेयर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा जी म्यूटेशन हो जाएगा। तो मैं उस चीज को समझा रहा हूं। इसके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है
जब भी ये किसी नए बेस पेयर को ऐड करता है, जब भी किसी नए बेस पेयर को ऐड करता है तो कैसे ऐड करता है, 5' to 3' में। बट बिफोर एडिंग ए अनदर न्यू बेस पेयर, इट गो बैक एंड चेक वेदर इसने जो रीड किया, इसने जो बेस पेयर ऐड किया वो करेक्ट बेस पेयर ऐड किया या नहीं किया। अगर बाय मिस्टेक इसने अगर गलत बेस पेयर ऐड कर दिया होगा तो ये उसे काटेगा और उसकी जगह सही बेस पेयर को जोड़ेगा। समझ के देखते हैं अच्छे से। आपने कहा सर ये डीएनए बना रहा है 5' to 3' में, सोचिएगा जरा यहां पे। अब वो यहां रीड करता है कि ये ए है, ए के सामने उसे ऐड करना चाहिए था किसको बेटा, टी को, बट सोचिएगा गलती से उससे यहां पे सी ऐड हो गया, जी ऐड हो गया। मैंने कहा डीएनए जब भी बनता किस वे में है बेटा जी, यहाँ पे बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। मतलब ए के सामने क्या जोड़ना है, टी को, जी के सामने सी को, सी के सामने जी को, टी के सामने ए को, कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करते उसे ऐड करना है। उस स्पीड क्या है बेटा, बहुत ही यहाँ पे फास्ट है, तो गलती हो सकती है। तो उस गलती को जरा समझ कर देखो बेटा जी। मैंने कहा भाई उसे यहाँ पे पढ़ा कि ये ए है, तो ए के सामने आना क्या चाहिए था, टी आना चाहिए था, बट गलती से उसने यहाँ पे जी ऐड कर दिया। हो गई गलती, सबसे हो जाती गलती, एंजाइम में हो गई गलती, हो गई गलती। तो क्या होगा, इससे पहले कि वो अगला बेस पेयर पढ़ेगा, इससे पहले कि वो अगला बेस पेयर पढ़ेगा, वो फिर पीछे मुड़ के देखेगा उसने जो पीछे बेस पेयर ऐड किया क्या वो सही ऐड किया, क्या उसने पीछे जो बेस पेयर ऐड किया क्या उसने वो सही बेस पेयर ऐड किया। इफ यस तो वो आगे नए बेस पेयर को ऐड करेगा, बट इफ बाय मिस्टेक इट ऐड ए रॉन्ग बेस पेयर देन इट कट एंड ऐड द करेक्ट बेस पेयर। वर्ड को सुनना, वो पीछे जाएगा चेक करेगा। अब सोचो वो आगे बढ़ रहा था, बढ़ने का डायरेक्शन क्या था बेटा, 5' to 3', और वो पीछे गया, मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो गया, 3' से 5' हो गया उसका डायरेक्शन। उसने पढ़ा क्या मैंने अभी जो बेस पेयर ऐड किया वो सही ऐड किया, तो उसने पढ़ा यार यहां तो ए है और मैंने तो जी ऐड कर दिया, मतलब मैंने तो गलत बेस पेयर ऐड कर दिया। वो इसको यहां से हटाएगा, यहां पे टी बेस पेयर को ऐड करेगा। अब जरा समझो, उसे कॉर्नर से इसे काटना पड़ेगा, और अगर वो डीएनए को काटेगा तो वो बन जाएगा न्यूक्लियस। और कहां से काट रहा है बेटा, कॉर्नर से काट रहा है, तो क्या बन गया, एक्सोन्यूक्लियस। तो मैंने कहा इसकी वजह से चांस ऑफ द एरर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन बिकम मिनिमम। इसी प्रॉपर्टी की वजह से चांस ऑफ द एरर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन क्या हो गया बेटा जी, यहां पे मिनिमम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप इसको लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे इसको, नीचे आप हेडिंग डाल के लिख लेना प्रूफ रीडिंग को। बिफोर एडिंग ए न्यू बेस पेयर डीएनए पॉलीमरेज go back and check whether it add a correct base pair or not. If by mistake it add a wrong base pair, then it going to cut it and add the correct base pair. It going to remove it and add a correct base pair. अगर by गलती से ऐसा काम हुआ हो तो वो उसे करेगा। तो वर्ड को समझो, प्रूफ रीडिंग मतलब क्या है, उसने यहां पे पढ़ लिया मान लो सी, तो उसने ऐड कर दिया जी, बट एक्चुअली उसने पीछे गलत पढ़ लिया था क्या बेटा, ए था, तो वो आगे बढ़ने से पहले चेक करता पीछे जाके कि भाई मैंने पीछे जो पढ़ा, मैंने पीछे जो ऐड किया क्या वो सही ऐड किया। फिर उसने देखा भाई यहां तो ए था, आना टी चाहिए था, मैंने तो जी ऐड कर दिया, मतलब मैंने गलत पढ़ लिया चीज को, यहां पे उसे वो काटेगा और करेक्ट बेस पेयर को ऐड करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, समझ में आ रहा है बेटा जी, हाँ कि ना, चलिएगा। तो हमने समझा दिया आपको कि इसके पास प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी भी होती है, और ये प्रॉपर्टी तीनों एंजाइम के पास होती है। तो मैं टिक का निशान लगा देता हूं बेटा जी, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, तीनों के पास, ठीक है। अब अगली एक्टिविटी जो है वो खास एक्टिविटी बेटा, मैंने लिखा है यहां पे 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये खास है, ये सर अभी आपने बताया वो 5' से 3' बनाता है, और 3' से 5' आके वो कट भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा कट करेगा, बट बिफोर एडिंग ए करेक्ट बेस पेयर, बिफोर एडिंग ए न्यू बेस पेयर, वो पीछे आके चेक करता है। बट अब जरा सोच के देखो, आपने अभी कहा था सर डीएनए जो है उसका वो है 5' to 3', तो जो नया डीएनए बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5' to 3'। बट सर हमारा डीएनए पॉलीमरेज कभी भी प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता।
प्रोसेस को शुरू करने के लिए वहां पे प्राइमेज एंजाइम आता है और एक छोटा सा प्राइमर को बनाता है। मतलब हमेशा इस एंड पे आपको दिखाई देगा एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर दिखाई देगा ना, एक छोटा सा प्राइमर। तो सर कोई ऐसा भी तो होगा जो इस प्राइमर को यहां से हटा के यहाँ पे डीएनए को बनाएगा। अब अगर 5' के ऊपर प्राइमर बैठा है तो हमें ऐसा एंजाइम भी चाहिए जो यहां से काटना शुरू करे और सारे आरएनए के बेस पर को काटे, यहाँ पे क्या बनाए बेटा जी, यहाँ पे डीएनए को करे। मतलब कोई तो ऐसा होगा जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने वाला होगा यहाँ पे, और अगर उसे रिमूव करना पड़ेगा आरएनए प्राइमर को तो उसे एक्टिविटी कौन सी चाहिए बेटा जी, यहाँ पे 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए। मतलब ये 5वां एंड है वो टुवर्ड द 3rd एंड जाएगा और कॉर्नर से एक एक बेस पर को काटता जाएगा, तो मैं कहूंगा वो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी बेटा जी, यहाँ पे 5' to 3' एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी सिर्फ एक ही एंजाइम में होती है बेटा, जो वो कौन सा एंजाइम है आपका, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। मैंने आपको 4 बातें समझा दी। क्या क्या बातें समझा दी कि इनकी रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या है, तो तीनों का डायरेक्शन सेम है बेटा, 5' to 3'। तीनों की स्पीड क्या है मैंने वो आपको बता दी। तीनों के पास प्रेजेंट है बेटा जी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब तीनों के तीनों यहाँ पे ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं कि वो जो बेस पर ऐड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उस बात को प्रूफ रीड कर सकते हैं। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। बट जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5' to 3' डायरेक्शन, वो एक्टिविटी सिर्फ एक ही एंजाइम के पास होती है। वो किसके पास होती है बेटा जी, आपके यहाँ पे ओनली इन द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होती है। सेकंड और थर्ड के पास ये एक्टिविटी बेटा जी एब्सेंट है। यहां तक का फ्लो चार्ट समझ में आ गया, चलेगा आगे। अगला रोल क्या आता है, अब मैं पूछूंगा फंक्शन क्या है इनका। अब पॉइंट आता है सर इनका फंक्शन क्या है। अभी आपको समझ में आ गया सर, वो 5' to 3' अगर एक्सोन्यूक्लियस कर सकता है मतलब वो आरएनए के प्राइमर को रिमूव करेगा। तो याद रखना बेटा जी, रिमूव आरएनए प्राइमर इसका फंक्शन। और इस पे बेटा जी नीट में और आपके बोर्ड में क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना इस बात को। विच एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन रिमूव द आरएनए प्राइमर, तो कौन रिमूव कर सकता है बेटा जी, यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा आरएनए के प्राइमर रिमूव करने। अगला बात बेटा जी, इट इज नोन एज रिपेयर एंजाइम। मैंने आपको लास्ट क्लास जो अपनी जेनेटिक्स की पढ़ी थी हम लोगों ने, लास्ट टॉपिक जो हमने क्लास, वो लास्ट अपना लेसन जो था जेनेटिक्स, वहां पे मैंने एक वर्ड पढ़ा था बेटा जी म्यूटेशन। और हमारी एनसीईआरटी बुक ने भी ऐड की यूवी रेडिएशन एक म्यूटाजन है। यूवी रेडिएशन एक म्यूटाजन, और वहां पे मैंने उसका बात बताई थी कि यूवी रेडिएशन कॉज द थायमिन डाइमर फॉर्मेशन। वो थायमिन को थायमिन से अटैच करवा के थायमिन के डाइमर बनवा देती है। ये म्यूटेशन कॉज करता है बेटा जी यूवी रेज। तो अगर ऐसा म्यूटेशन हो जाए तो उस म्यूटेशन को रिमूव करने का काम भी कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा जी रिपेयर थायमिन डाइमर। मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन रिमूव द थायमिन डाइमर। वो थायमिन डाइमर को कौन रिपेयर कर सकता है, रिमूव रिपेयर कर सकता है, वो कौन है बेटा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। रिपेयरिंग एंजाइम भी है तो साथ में क्या है बेटा, यहाँ पे रिमूव भी कर सकता है किसको, यहाँ पे आरएनए प्राइमर को। ये वर्ड आपको याद आ रहा होगा, कहां वर्ड याद आ रहा होगा, जब मैंने आपको आरएनए वर्ल्ड पढ़ाया था बेटा जी, रेप्लिकेशन शुरू करने से पहले हमने बेटा आरएनए वर्ल्ड पढ़ा था। वहां पे एक वर्ड लिखा था मैंने बेटा जी कि डीएनए डबल स्ट्रैंड का हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से उसने एक ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व किया है जिसकी वजह से वो बेटा जी यहाँ पे अपने आप को रिपेयर कर सकता है। बट ये मैकेनिज्म आरएनए के अंदर एब्सेंट होता है, इसकी वजह से डीएनए अगर अपने आप को रिपेयर कर सकता है तो मैं एक लाइन बोलता हूं, स्टेबिलिटी ज्यादा है, चांस ऑफ द एरर, चांस ऑफ द म्यूटेशन बहुत ही कम होता है। किसमें बेटा जी, यहाँ पे डीएनए में, क्योंकि उसके पास रिपेयर मैकेनिज्म होता है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया विच एंजाइम हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ द डीएनए। अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसे ठीक करने में हेल्प कौन कर सकता है बेटा जी, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कर सकता है। मैंने स्पेसिफाई कर दिया बेटा जी यहाँ पे, ये रिपेयर करता है थायमिन के डाइमर को, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में एक म्यूटाजन भी इंडिकेट कर रखा है बेटा जी यहाँ पे, यूवी रेज आर द म्यूटाजन। उसका इफेक्ट मैंने आपको बताया बेटा, जो इफेक्ट है वहां पे थायमिन का डाइमर फॉर्मेशन, तो उसको ठीक करने वाला एंजाइम कौन है बेटा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। चलिए सेकंड वाले को देखिएगा, स्पीड भी बहुत कम है बेटा जी यहाँ पे, और सर उसके पास रिपेयर करने वाली प्रॉब्लम, वो आपके नाम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है उसके पास। कौन सी वाले यहाँ पे 5' to 3' वाली, तो वो रिपेयर तो वो क्या नाम है, प्राइमर को रिमूव तो नहीं कर सकता, बट इट हेल्प इन द
इट हेल्प इन द डीएनए रिपेयर। ये हेल्प करता है बेटा डीएनए के रिपेयर में। वैसे मेनली करता है पॉलीमरेज फर्स्ट, बट ये भी भैया जी हेल्प करता है किसमें बेटा जी, डीएनए के रिपेयर में। ठीक है, अब पॉइंट आता है सर ये क्या, मैं कहूंगा इट इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम, जो मेन एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन में यूज होगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होगा बेटा, वो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसलिए कई बार इसका नाम लिखा जाता है रेप्लिकेज। नाम को समझ के देखो, जो एंजाइम रेप्लिकेशन करता है, जो एंजाइम डीएनए की कॉपी बनाता है, जो एंजाइम डीएनए की कॉपी बनाता है, रेप्लिकेशन में यूज होता है, वो कौन है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। वो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, तो हम इसका निकनेम रख देते हैं बेटा यहां पर रेप्लिकेज। तो पेपर में आ जाए which of the following is the replicase, तो कौन है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कोई बात नहीं आती। अब एक छोटा सा पॉइंट और जान लेते हैं बेटा जी, यहाँ पे ऐसे पॉइंट नहीं है, बस आपको फर्स्ट के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। साइंटिस्ट था बेटा जी कोरनबर्ग, उसने 1957 में डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट किया था बेटा जी, और स्टडी किया था पहली बार इस एंजाइम को। इस साइंटिस्ट ने बेटा जी कोरनबर्ग ने इस एंजाइम को आइसोलेट किया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को इन द 1957 में। तो याद रखना बेटा जी, पेपर में अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरनबर्ग एंजाइम, तो हम कहेंगे बेटा जी इसी एंजाइम का निकनेम है क्या बेटा जी, यहां पे कोरनबर्ग एंजाइम। जैसे मैंने कहा इसको रेप्लिकेज बोलते हैं, इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, कोरनबर्ग एंजाइम बोलते हैं बेटा जी। यहाँ पे ये मतलब हमारे रेप्लिकेशन में दो एंजाइम की भी बातें कर रही हैं यहाँ पे, डीएनए पोल थर्ड की और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। ये करेगा आरएनए को रिमूव बेटा जी प्राइमर को, ये करेगा बेटा जी यहाँ पे आपके डीएनए को सिंथेसाइज। ये हमारे दो एंजाइम के बारे में आपको बातें कर रहे हैं। शुरू करें अपने टॉपिक को, यहाँ पे चलिएगा बेटा जी। अब पॉइंट आता है, अब अपना जो टॉपिक शुरू होता है, टॉपिक का नाम बेटा जी यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हेडिंग डालेंगे बेटा जी प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, उसको समझने के लिए हम डायग्राम भी बनाएंगे साथ साथ में यहाँ पे, और एक एक चीज को क्लियर करेंगे, देखते रहना आराम से एक एक बात को। मैं ऐसा बना लेता हूँ डीएनए छोटा सा। आपने बेटा पढ़ा है डीएनए जो होता है हमेशा वो डबल स्ट्रैंड होता है। तो आपने कहा सर दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एओटी के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हमने बस यहाँ पे सिंगल दिखा देता हूँ बेटा जी। ये इंडिकेट कर रहा है बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्ड को। डायरेक्शन जब भी डीएनए बने बेटा जी आपके नोटबुक में या आपके एग्जाम में, तो डायरेक्शन देना मत भूलना, क्योंकि डीएनए का डायरेक्शन बताना हमें जरूरी, मतलब उसकी पोलरिटी दोनों एंड की बताना जरूरी है बेटा जी। पोलरिटी का मतलब क्या है, एक स्ट्रैंड जो होती है बेटा वो होती है 5' तो दूसरी कैसी होती है 3', दूसरी होती है 3' तो ये होती है बेटा 5'। दोनों स्ट्रैंड कैसी होती है बेटा यहाँ पे एंटी पैरेलल होती है, ये वर्ड आपको पता है। अब आता है अगला पॉइंट, डायग्राम कैसे समझते उसको जरा समझ के देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं इस वाले रीजन में ओराई प्रेजेंट है। ओराई मैंने आपको बताया था बेटा जी यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, मतलब जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, मैं कहूंगा वो जो जगह होगी उसका नाम क्या रखा जाएगा बेटा जी, ओराई, ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। हम मान लेते हैं इस साइड में ओराई प्रेजेंट है। मैंने ओराई के बारे में बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल में ओराई का नंबर कितना होता है, एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में उसका नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है, ये वेरिएशन। चलिएगा अब हम मानते हैं अगर सर यहां ओराई बैठा है तो सबसे पहले यहां पे एंजाइम आ गया हेलिकेज। आगे हेलिकेज ने क्या किया होगा, इस ओराई को पहचाना होगा और उसने डबल स्ट्रैंड डीएनए को कन्वर्ट किया होगा सिंगल स्ट्रैंड में बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या किया होगा उसने बेटा जी, इस ओराई को आइडेंटिफाई किया होगा और उसने डबल स्ट्रैंड को डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया होगा बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिएगा अगला डायग्राम क्या बन जाता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है आपके बोर्ड के लिए। क्या बन जाता है? मैंने कहा भाई हेलिकेज जो है वो ओराई को पहचानता है, डबल स्ट्रैंड के डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड करते हैं बाय अनवाइंडिंग और बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। बट मैंने जब अनवाइंडिंग किया बेटा तो सिर्फ मैंने इसी रीजन में किया, मैंने पूरे डीएनए को अनवाइंड नहीं किया। तो दिमाग में एक पॉइंट आएगा बेटा जी, आप लोगों के माइंड में पॉइंट आएगा, सर हेलिकेज ने ये सिर्फ एक हिस्से में ही ऐसा काम क्यों किया, उसने पूरे के पूरे डीएनए को अनवाइंड क्यों नहीं किया? पॉइंट आएगा। बट आंसर आप खुद समझ के देखिएगा बेटा जी। आपने अभी का दोनों जो स्ट्रैंड है बेटा जी वो हाइड्रोजन की हेल्प से आपस में अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपस में अटैच है। और आपने ये कहा सर एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ग्वानिन और साइटोसिन में बेटा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर क्या बहुत ही ज्यादा है। तो एक सेल को इस सारे डीएनए को जो डबल स्ट्रैंड था उसको सिंगल स्ट्रैंड अगर करना है तो सेल रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अगर इतनी एनर्जी सेल के पास होगी तो ही तो करेगा, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इतनी एनर्जी सेल के पास अवेलेबल नहीं होती है। दोबारा वर्ड को सुनना, अगर मुझे इस डबल स्ट्रैंड के डीएनए को ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंड बनाना है पूरे के पूरे को, होल डीएनए को, तो मैं कहूंगा भैया जी उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज ये दोनों जो स्ट्रैंड आपस में अटैच है हाइड्रोजन की बॉन्ड की वजह से अटैच है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा जी यहाँ पे हम कहते हैं एडेनिन और थायमिन में डबल होता है, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल होता है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और इतने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बेटा जी हमें एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा चाहिए और इतनी एनर्जी सेल में नहीं होती है इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे DNA replication always take place in the fragment. DNA replication take place always in the fragment because for a single step replication, for breaking the whole hydrogen bond, a cell required large amount of the energy that is not available in the cell at instant of time. दोबारा वर्ड को सुन लेते हैं। भाई डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बनाने के लिए वो जो एनर्जी चाहिए वो एक बार में प्रेजेंट नहीं होती, तो हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन बेटा जी पीसेस में होता है, टुकड़ों में होता है। पहले इस रीजन में हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया। लिख लेना बेटा इस क्वेश्चन को, बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है बेटा जी कि व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द फ्रेगमेंट। तो उसका आंसर क्या है यहाँ पे, बिकॉज इतनी एनर्जी सेल के पास अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे। अब भाई पॉइंट आता है सर हेलिकेज ने कितने वाले डीएनए को रेप्लिकेट वो अनवाइंड कर दिया। तो मैं कहूंगा अब ये जो इन्वर्टेड आपने कहा ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड मत बोलिएगा, आप सिंपल बोलो यहाँ पे, ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर बन गया, ये वाई शेप का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा जी, रेप्लिकेशन फॉर्क। बताया था लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको, मैंने कहा ये जो ओपन हो गया इस हिस्से में, ये अनवाइंड हो गया इस हिस्से में, अब ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर बन गया बेटा जी, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क। पेपर में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है आपके में, which enzyme form replication fork, which enzyme form replication fork। replication fork को कौन सा एंजाइम बनाता है, तो कौन बनाता है बेटा जी यहाँ पे, हेलिकेज इज द एंजाइम दैट फॉर्म द रेप्लिकेशन फॉर्क। गेटिंग पॉइंट। चलिए अब आपने कहा सर जब ये आया होगा तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, जब आप एक रस्सी को खोलोगे तो ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा बेटा। उस टॉर्क को रिमूव करने का काम कौन करता है, टोपो आइसोमरेज। उसी का नाम क्या था बेटा, गायरेज। उसी का नाम क्या था, गायरेज। तो हमने कहा अगला एंजाइम यहाँ पे जो आ गया वो क्या है बेटा, यहाँ पे आपका टोपो आइसोमरेज। ठीक पॉइंट है। अब आपने कहा सर ये जो डबल स्ट्रैंड का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड जो हुआ है, इस सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे कौन आ गया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और सर अब यहाँ पे रेप्लिकेशन को शुरू करने वाला जो एंजाइम आया वो कौन है बेटा जी, यहाँ पे प्राइमेज, जो छोटा सा क्या बनाएगा, आरएनए का प्राइमर बनाएगा। तो मैंने कहा अब यहाँ पे आ गया बेटा प्राइमेज। मैंने चार चीजें आपको एक ही चीज में एरो में दिखा दी, अब उन चीजों को इंडिकेट करते हैं। हमने कहा चलिएगा भाई यहां बना देते हैं कि ये इस तरह से यहां बैठा हुआ है बेटा हेलिकेज। ये क्या बैठा है बेटा, हेलिकेज। ऐसे आपने कह दिया सर यहाँ पे स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए यहां पे जो एंजाइम बैठा है वो कौन है बेटा, यहाँ पे आपका टोपो आइसो मरीज। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने कहा सर यहाँ पे इस डीएनए को स्टेबल करने के लिए यहां पे जो इस तरह से प्रोटीन बैठे उनका नाम क्या है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, या आप उसे कह सकते हो सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। समझा चुका हूं बेटा, सब बातें आपको लास्ट लेक्चर में, ये सब यहां बैठा होगा।
यहाँ तक का डायग्राम बन गया। अब अगले वर्ड को समझिएगा बेटा जी। अब सर आ गया प्राइमेज, ये क्या बनाएगा, आरएनए का प्राइमर बनाएगा, बट कहां बनाएगा, ऑन द थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट क्या होता है, डीएनए की वो स्ट्रैंड जिस पे डीएनए सिंथेसाइज होता है, हम कहते हैं उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो मैंने कहा भाई हमेशा अगर बनने का डायरेक्शन 5' to 3' है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो पोलरिटी होगी वो क्या होगी, 3' होगा। तो मैं कहूंगा भाई इसके ऊपर उसने बना दिया छोटा सा प्राइमर। तो मैं ऐसे इंडिकेट करता हूं बेटा जी ग्रीन कलर से कि ये 5' है और ये अब उसका 3' है। ये जो छोटा सा बन गया वो बन गया बेटा जी आपका यहाँ पे प्राइमर। और अच्छी बात कर देते हैं, वो बन गया बेटा जी आरएनए का प्राइमर। डायग्राम इतना क्लियर हो गया। अब आपने कहा यस सर इतना क्लियर हो गया, अब अगला डायग्राम क्या बनता है। अब आपने कहा सर यहां पे आ जाता है हमारा मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। हमारा मेन एंजाइम कौन है बेटा यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। वो क्या करेगा यहाँ पे, डीएनटीपीज को ऐड करेगा बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। तो मैंने कहा भाई अगर डीएनए पॉलीमरेज आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन आ गया यहाँ पे, सबस्ट्रेट जो है वो कौन है बेटा जी यहाँ पे डीएनटीपी है, वो भी आगे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कहानी को, अगली कहानी क्या बनेगी। आप कहोगे सर सोचते हैं हम बातों को, ये अगर हमारा डीएनए है, ये अभी तक आपका पीछे जुड़ा हुआ है बेटा विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो डायरेक्शन है बेटा वो है 3', ये है बेटा 5', ये है बेटा 5' और ये है आपका 3'। ठीक है, अब आपने कह रखा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बैठा हुआ है टॉपोइसोमरेज और आपने यहां रेड कलर से बैठा रखा है बेटा जी हेलिकेज। ठीक है, और सर यहां पे बैठी हुई है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, आपने कहा सर अभी आपने ये कहा था यहां छोटा सा प्राइमर बना हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल बेटा प्राइमर बना हुआ था यहां, और प्राइमर का डायरेक्शन क्या है बेटा 5' कर, ये है 3'। अब जरा सोचिएगा बात को। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हैं। कौन से रूल को बेटा जी यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, इस रूल को फॉलो करते हुए वो यहाँ पे डीएनटीपीज को ऐड करेगा। तो मैं सिंपल से बोलूंगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल ऐड द डीएनटीपीज ऑन द थर्ड एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर। ऑन द थर्ड एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर वो यहाँ पे डीएनटीपीज को ऐड कर रहा है। तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे, आपने कहा सर ये हमारा डीएनए सिंथेसाइज होगा। मैं कहूंगा इसका डायरेक्शन क्या है बेटा 3' है वो आपका। भाई यहां तक खुला था, यहां तक बन गया आपका। चलिएगा, अब अगला वर्ड आता है बेटा जी सर अब क्या है, तो मैं कहूंगा दोबारा से यहां पे आ जाएगा प्राइमेज एंजाइम। और प्राइमेज क्या करेगा बेटा जी, क्योंकि अब यहां भी तो हमें प्राइमर को डीएनए को बनाना है, पर डीएनए बनाने के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा बेटा जी, यहां पे मुझे फिर दोबारा एक छोटा सा प्राइमर बनाना पड़ेगा। ये 5' है, उस 5' का ये अगर 3rd है तो मैं कहूंगा ऐसे 3rd को बेटा जी एलोंगेट कर दिया तो ये बेटा 3rd पे ऐसे डीएनए बना दिया होगा। क्या कहा हमने, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने डीएनटीपीज को ऐड किया बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। ये सब काम आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक बात, अब सोचिएगा अगला डायग्राम क्या बनेगा। सर यहां तक का काम तो हो गया, अब क्या होगा, अब मैं कहूंगा भाई ये हेलिकेज जो यहां बैठा हुआ है, ये हेलिकेज अगले वाले पार्ट को फिर अनवाइंड कर देगा। मतलब यहां पे डीएनटीपीज टूटी, डीएमपी ऐड हो गया, और जो एनर्जी डीएनटीपी के टूटने से बनी, वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी था पॉलीमराइजेशन में, वो यहाँ पे एनर्जी को यूज करके भेज जैसा काम हो गया होगा। जब तक सेल में आपकी एनर्जी बनी हुई है तो आपने कहा यहाँ पे अब वो उन एनर्जी का यूज करके इस बॉन्ड को भी तोड़ के बेटा जी आगे वाले डीएनए को अनवाइंड करेगा। तो जरा अगले डायग्राम को समझो, अगला डायग्राम क्या बनता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम, उस पर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उसको समझना है आपको यहाँ पे। ये डीएनए अभी तक आपका वाइंड है, मैं आपको फ्रेगमेंट में समझा रहा हूं सारी बातें, तब डायरेक्शन को लिखना मत भूलो बेटा। ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है, ये 5' है। ठीक है, अब जरा सोचिएगा सेम डायग्राम बना देते हैं बेटा जी यहाँ पे। सर ये यहाँ हेलिकेज बैठा हुआ है,
ठीक है, ये यहां पे टोपोआइसोलेस बैठा हुआ है, ये सर 5 डैश था, ये सर प्राइमर का 5 एंड था, बिल्कुल सही बात है सर। यहां बैठे हुए थे, अब सोचो यहां वाले प्रोटीन तो खत्म हो गए, क्योंकि यहां तो डीएनए बन के प्रोटीन यहां से हट गई होंगी, तो आपने कहा सर यहां बैठी हुई है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब जरा कहानी को समझ कर देखो सर। ऊपर वाला डायग्राम को बनाया एज इट इज, अगला डायग्राम नहीं बनाया मैंने। देखो जरा बात को, अब इस वाले स्ट्रैंड को आपने आगे से अनवाइंड कर दिया, यहां बेटा जी ऑलरेडी अवेलेबल है थर्ड एंड, तो क्या प्राइमेज को दोबारा आरएनए प्राइमर बनाना पड़ेगा? यहां पे नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ऐड करता है डीएनटी पीस को ऑन द थर्ड एंड ऑफ द, या मैं कहूंगा थर्ड ग्रोइंग एंड को ऐड करता है। तो भैया जी यहां पे थर्ड एंड प्राइमर का था, उसको उसने ऐड कर दिया, बट यहां उसे जब ऑलरेडी डीएनए का उसे ऑलरेडी जब थर्ड एंड अवेलेबल है यहां पे, तो क्या वो दोबारा आरएनए प्राइमर की जरूरत महसूस करेगा? नहीं करेगा, उसे ऑलरेडी यहां पे क्या मिल रहा है बेटा, थर्ड एंड अवेलेबल है उसके पास में, हाँ कि ना? तो आपको क्या होगा, वो इसी एंड को इलोंगेट कर देगा। इसी एंड को अगर वो इलोंगेट कर देगा तो मैं कहूंगा भाई डेफिनेटली ये ऐसे बन जाएगा, मैं कहूंगा अब ये थर्ड एंड बन गया। ठीक बात है कि नहीं? उसने इसी थर्ड एंड को बेटा इलोंगेट कर दिया, बट व्हाट अबाउट दिस स्ट्रैंड? क्या इस स्ट्रैंड पे उसके पास कहीं भी यहां थर्ड एंड अवेलेबल है? क्या कहीं भी उसके पास यहां पे थर्ड एंड अवेलेबल है? नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, उसे दोबारा यहां पे प्राइमर बनाना पड़ेगा, और दोबारा प्राइमर कौन बनाएगा? प्राइमेज बनाएगा। और भैया जी फिर क्या होगा, इस स्ट्रैंड को ऐसे इलोंगेट किया जाएगा। तो कहानी को समझ के देखो, कहानी का ट्विस्ट क्या है बेटा जी। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो उस डायग्राम को समझ के देखना क्या डायग्राम बनाया मैंने बेटा जी। मैंने हर चीज को हटा के आपका एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया, मैं उस डायग्राम को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझो जरा बात को, ये डायग्राम क्या इंडिकेट कर, उस डायग्राम की जरा सारी कहानी को अगर समझ लोगे आप तो बात बन जाएगी बेटा जी। यही इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस कहानी इस डायग्राम में कि हमें सर इस स्ट्रैंड पर अगर देखें तो हमें बार बार प्राइमर नहीं बनाना पड़ रहा। तो इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रैंड लगातार बनती हुई जा रही है। तो मैं कहूंगा इस स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस है वो कैसा है बेटा जी, आपका यहां पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस है, बिल्कुल सही बात है। बट इस स्ट्रैंड को देखो तो हमें बार बार प्राइमर बनाना पड़ रहा है, तो मतलब टुकड़ों में बन रहा है डीएनए। यहां पे सर यहां पे आरएनए प्राइमर, फिर डीएनए बना, फिर प्राइमर, फिर डीएनए बना, फिर प्राइमर, फिर डीएनए बना। ऐसे ही अगर डीएनए रेप्लिकेशन फ्रेगमेंट में होगी तो डेफिनेटली ऐसा ही काम हमें वहां दिखाई देगा कि हाँ ऐसे लगातार बनता नहीं दिख रहा, हमें कैसे दिख रहा है बच्चा, टुकड़ों में दिख रहा है। तो मैंने कहा भाई यहां पे जो सिंथेसिस है वो है बेटा डिस कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। ठीक बात है। तो मैं कहूंगा जो स्ट्रैंड लगातार बनती दिखाई दे रही है, मैं इस स्ट्रैंड को बोलूंगा बेटा जी लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीड कर रही है, मैं कहूंगा ये कहलाएगी बेटा जी लीडिंग स्ट्रैंड। और जो स्ट्रैंड टुकड़ों में बन रही है, मैं कहूंगा ये कहलाएगी बेटा जी आपके लिए यहां पे लैगिंग स्ट्रैंड। बेटा ये कहलाएगी यहां पे लैगिंग स्ट्रैंड। पॉइंट क्लियर है? अगले वर्ड को समझो बेटा जी, यहां पे जो एक एक फ्रेगमेंट बनती है, इन फ्रेगमेंट ऐसा स्ट्रैंड का सिंथेसिस सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी ओकाजाकी। क्या नाम था बच्चा? ओकाजाकी। तो मैं कहूंगा इन फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं उसका? मैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो क्वेश्चन बन गया यहां पे आपका
ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसिस ऑन विच स्टैंड, और विच स्टैंड बेटा जी, लैगिंग स्टैंड। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पेपर में आता है आपके लिए, क्या क्वेश्चन आता है, व्हाई, ये मैं कहूंगा डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कैसा है? तो आपका दिमाग में एक पॉइंट आएगा, सर इस स्टैंड पे तो लगातार बन रही है, बट यहां पे टुकड़ों में बन रही है, तो इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन ना तो कॉन्टिन्यूअस है ना ही यहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो पॉइंट आ गया दिमाग में, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब पेपर में आ जाइए, व्हाट आर द फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया हमने यहां पे, व्हाट आर द डुअल फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मुझे 2 फीचर बताओ, मैं कहूंगा पहला फीचर, डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव इन द नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो एक स्ट्रैंड यहां पे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में एक स्ट्रैंड हमेशा नई होती है, और बेटा एक स्ट्रैंड हमेशा पुरानी होती है। इस नेचर का नाम क्या है बच्चा, यहां पे आपका सेमी कंजर्वेटिव, जो आपको मिचेल्सन और स्टॉक ने प्रूव किया था। आप लास्ट एक्सपेरिमेंट में, लास्ट लेक्चर में उन चीजों को पढ़ चुके हो, तो हमें उनके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट इस लेक्चर में हमने जाना अगली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, यहां पे कि रेप्लिकेशन जब भी होता है तो एक स्ट्रैंड पे हमेशा डीएनए लगातार बनता हुआ दिखाई देता है हमें यहां पे, जबकि एक स्ट्रैंड पे हमेशा हमें फ्रेगमेंट में बनता हुआ दिखाई देगा। तो मैं कहूंगा एक कॉन्टिन्यूअस है तो एक कैसा है यहां पे, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो मैं कहूंगा यस, प्रोसेस कैसा है यहां पे, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस है। बेटा क्या है यहां पे, प्रोसेस सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो मैंने बोल दिया यहां पे उसके 2 फीचर्स है बेटा, किसके यहां पे, डीएनए रेप्लिकेशन का। पहला फीचर बेटा जी, इट इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव। सेकंड मैंने क्या बोला बेटा, इट इज ऑलवेज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। गेटिंग माय पॉइंट? चलिएगा अगला क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस इन द नेचर। व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस इन द नेचर। मैं इसके 2 पॉइंट दूंगा आपको। पहला पॉइंट, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द फ्रेगमेंट। सोचो अगर ये डीएनए एक बार में बेटा जी अनबाइंड हो जाता तो सर इस डायरेक्शन में बनता हुआ जाता, वहां से बनता और नीचे आ जाता, तो सर लगातार बनता हमारा। घबराना नहीं, बात को समझना है बेटा आपको यहां पे कि सर ये अगर हमारा डीएनए सिंगल सा एक बार में ही सिंगल स्ट्रैंड हो जाता तो क्या होता, सर यहां पे छोटा सा प्राइमर बनता, उस प्राइमर को ऐसे इलोंगेट किया जाता। सर यहां पे फिर ऐसा होता, सॉरी डायरेक्शन गलत कर दिया मैंने, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ये 5' है तो आपने कहा सर इस 3' के ऊपर एक छोटा सा प्राइमर बनता और फिर यहाँ पे डीएनए बन जाता। सर यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर बनता और फिर ये डीएनए बन जाता। सर दोनों स्ट्रैंड लगातार बन जाती अगर एक बार में ही डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड हो जाता। तो मैं पहला पॉइंट बोला, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस इन नेचर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन मैंने दिया, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन द फ्रेगमेंट एंड इन सिंगल टाइम whole DNA never becomes single stranded because the amount of energy available in the cell is not very much large। मैं कहूंगा it requires large amount of energy, so एक बार में सिंगल स्ट्रैंड नहीं बना। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, मान लेते हैं सर वो टुकड़ों में हो रहा है, तो अगर एक पॉइंट और हो जाता, ये डीएनए पॉलीमरेजिंग एंजाइम अगर दोनों डायरेक्शन में डीएनए बनाता, 5' to 3' और 3' to 5' अगर दोनों में बना लेता तो सर काम बन जाता। कैसे बन जाता, चलो बनाते हैं काम को। घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं है मेरे भाई, समझो बात को। सर ऐसा कर दिया आपने, सर डीएनए रेप्लिकेशन आपने कहा फ्रेगमेंट में होती है, ठीक है फ्रेगमेंट में, ये आपका थर्ड एंड है, ठीक है। इस एंड के ऊपर बेटा जी आपका बन गया 5 एंड का प्राइमर और ये डीएनए बनता हुआ जा रहा है थर्ड एंड पे, ठीक है। अब आपने कहा सर ऐसा ही काम यहां हो जाता कि वो एक बन जाता प्राइमर। अब ये सर का थर्ड डायरेक्शन था, इसका क्या है बेटे 5' का, तो मैं कहता यहां क्या आता थर्ड एंड पे, और वो थर्ड एंड से अगर डीएनए बनाता तो यहां बन जाता 5 एंड। तो मैं कहता भाई इसका मतलब वो इस एंड पे तो डीएनए बना रहा है बेटा 5' से 3 साइड में, पर यहां क्या है 3' से 5' मतलब दोनों स्टैंड पे डीएनए सिंथेसिस का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। सर वो यहां बना देता 5' to 3' और यहां बना देता 3' to 5', अगर वो दोनों पोलरिटी से
डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है यहां पे, तो भी डीएनए रेप्लिकेशन कंटीन्यूअस हो सकता था। अपना पॉइंट क्या है यहां पे, वो सेमी डिसकंटीन्यूअस है, बिकॉज डीएनए polymerase enzyme can polymerize the DNA only in a single direction, that is 5' to 3'। वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बनाता है, 5' to 3'। सोचो यहां पे समझा तो मैं रहा हूं भाई, वो इस पे बनाता हुआ गया, फिर वो ऐसे बनाता हुआ आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन यहां पे 5' to 3', यहां भी क्या है बच्चा 5' to 3' ही रखा उसने डायरेक्शन यहां पे। अगर वो ऐसा कर लेता, यहां यू बनाता हुआ जाता, तो मैं कहता इसका मतलब उसकी पोलरिटी अलग अलग होती है। यहां पे पोलरिटी क्या है 5' to 3', तो यहां पोलरिटी क्या हो जाती 3' to 5'। अगर वो दोनों पोलरिटी पे डीएनए बना पाता तो फिर तो प्रोसेस आपका कंटीन्यूअस हो जाता, बट उसकी पोलरिटी हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है बेटा, यहां पे 5' to 3' रहती है। इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा जी, यहां पे सेमी डिसकंटीन्यूअस होता है। उसके एक पे लगातार बनता है, एक पे यहां पे टुकड़ों में बनता है। पॉइंट को दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटीन्यूअस इन द नेचर बिकॉज, पहला पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन द फ्रेगमेंट्स एंड इन ए सिंगल टाइम whole DNA never becomes single stranded as it requires large amount of the energy. Second point, DNA polymerase enzyme can synthesize the DNA only in a single direction, that is 5' to 3'। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सुन के देखिएगा, कैसे तरीके से, यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस continuously on one strand and discontinuously on the different strand. Why? DNA replication take place in a continuous way on one strand and discontinuous way on the another strand। मतलब मैं उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोल रहा हूं बेटा जी यहां पे, तो आप उसमें एक ही पॉइंट लिख सकते हो यहां पे। क्या लिख सकते हैं यहां पे, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 5' to 3'। और आप ये डायग्राम उसमें बना के दिखा सकते हो भाई इस तरह से सारा काम हो रहा है। हो गए बातें यहां पे, यानी कि एक स्टैंड पर लगातार क्यों बनी, एक पर टुकड़ों में क्यों बनी, मैंने उसका पॉइंट समझाया आपको और उसको आपको बातों को लिखना है यहां पे। ये फाइनल डायग्राम समझ में आया। अब मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, तो आप कहोगे सर डीएनए यू रेप्लिकेट हो रहा है, तो आपका डायरेक्शन क्या है बेटा जी यहां पे, ये बड़ा पॉइंट सॉलिड है बेटा। आप कहोगे सर यहां यू बन रहा है, यहां यू बन रहा है, मैं कहूं बिल्कुल सही बात है, पर रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए का बनने का। मैं कहूंगा यहां से डीएनए अनवाइंड हो रहा है और ये होता होता आगे बढ़ रहा है, मतलब इस रीजन में रेप्लिकेट होता जा रहा है यहां पे और आगे वाला डीएनए अनवाइंड होता जाता है। मैं कहूंगा रेप्लिकेशन डायरेक्शन क्या है बेटा जी, ये डायरेक्शन है बेटा जी रेप्लिकेशन का। तो याद रखना इट इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में बनाए तो समझ में आना चाहिए आपको। चलिए अब अगला पॉइंट क्या होता है सर, यहां पे जो प्राइमर बैठे उन प्राइमर को किसने हटाया, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। चलो हम एरो बना देते हैं यहां पे। यहां पे आ गया बेटा जी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन आ गया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसने क्या किया होगा सर, आरएनए के प्राइमर को हटाया होगा, आरएनए प्राइमर की जगह क्या बना दिया होगा, डीएनए बनाया होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिमूव, नहीं सॉरी, DNA polymerase first remove the RNA primer and synthesize the DNA at the place of the RNA primer. Sir, DNA polymerase first remove the RNA primer and synthesize the DNA at the place of the RNA primer. ये काम इसने कर दिया। बट अब एक और बात आ जाती है दिमाग में, सर यहाँ पे तो छोटी छोटी फ्रेगमेंट बने, उन फ्रेगमेंट का नाम क्या है यहाँ पे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या डीएनए से टुकड़ों में रहेगा, नहीं बेटा, डीएनए को तो जुड़ना पड़ेगा यहाँ पर। अगर डीएनए बेटा यहाँ जुड़ेगा तो मतलब जोड़ने वाला कोई ना कोई तो यहाँ पे होगा। तो मैं कहूंगा हाँ बेटा यहाँ जोड़ने वाला कोई होगा। तो आप कहोगे यहाँ पे एक एंजाइम का नाम लिखोगे बेटा जी डीएनए लाइगेज। बहुत बार पेपर में कुछ सुना है, बहुत बार, विच एंजाइम join the DNA fragment। डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है, मतलब ये जो छोटी छोटी फ्रेगमेंट बनने लग रही है उन फ्रेगमेंट्स को कौन सिंथेसाइज, उनको जोड़ेगा कौन, नॉट सिंथेसाइज, मतलब उन फ्रेगमेंट को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, डीएनए लाइगेज। तो क्या लिखोगे यहां पे, इट इज द एंजाइम दैट जॉइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट
इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? यहाँ पे डीएनए लाइगेज करेगा। मतलब यहाँ भी जो प्राइमर बना, प्राइमर जगह डीएनए बना, फिर उस डीएनए को इस डीएनए से जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा? जब यहाँ पे लाइगेज कर देगा। तो हम कहेंगे जहां भी डीएनए की फ्रेगमेंट्स बन रही होगी उन डीएनए की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा? यहाँ पे डीएनए लाइगेज। तो आपने क्या क्या जान लिया? एंजाइम आपने जान लिए, हेलिकेज आपने जान लिया बेटा जी एंजाइम में, टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज और लाइगेज, 5 आपने एंजाइम जान लिए बेटा जी। और आपने साथ में प्रोटीन के बारे में जाना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। 6 चीजें हैं जो हमारी हेल्प कर रही है। साथ आपने जाना बेटा जी डीएनटीपीज, जो रिक्वायरमेंट में आप लिख सकते हो, 7 चीजें हमें रिक्वायरमेंट है फॉर द डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, ये हमारा पेरेंटल डीएनए, यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है बेटा जी आपका? यहाँ पे ये है पेरेंटल डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसका रेप्लिकेशन कैसे हुआ वो मैंने आपको डिफरेंट डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया। तो अगर पेपर में आ जाए बेटा जी 5 मार्क्स में, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो आप पूरा डायग्राम के साथ बेटा जी चीजों को बना के आ सकते हो, हाँ या नहीं? तो जब यहां बन जाए तो उसके बाद एरो बना के लिख देना बेटा जी यहाँ पे डीएनए लाइगेज इज द एंजाइम दैट जॉइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, ये सब बातें बेटा आपको जो समझनी है, फिर लाइगिंग स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्या है, प्रोसेस कैसा है, सेमी डिसकंटिन्यूअस है। इसके साथ ही बेटा जी हमारा टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है। इसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा जी, डाउट है मुझसे पूछिएगा। बट इसके साथ ही हमारा सेंट्रल डॉगमा का पहला टॉपिक दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और आपको बता दूं मैं यहाँ पे, ये हमने समझाया कि 3 डीएनए पॉलीमरेज है विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में यही जब काम होता है तो वहां पे 5 एंजाइम यूज होते हैं बेटा। तो हम कहेंगे वहां पे डीएनए पॉलीमरेज इज ऑफ 5 टाइप, ये लाइन लिख लेना, डीएनए पॉलीमरेज इज ऑफ 3 टाइप इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, बट इट इज ऑफ 5 टाइप विद इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में 5 टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में 3 टाइप का होता है, जिसके बात हमने बता दिया आपको यहाँ पे। यूकैरियोटिक सेल में 5 टाइप का होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस उसका नंबर लिख लेना, 5 टाइप का होता है बेटा। इट्स ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। खत्म होता है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।